नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में बनने वाले नवम पंचम योग के संबंध में चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, पिछले सप्ताह आपको मैंने जन्म कुंडली में बनने वाले षडाष्टक योग के बारे में बताया था। देखा जाए तो वैसे तो ये एक सामान्य सा दुर्योग है। जैसा मैंने कहा था कि 99% जन्म कुंडली में षडाष्टक योग बनता है और कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां षडाष्टक योग राजयोग की तरह काम करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में नवम पंचम योग भी लगभग 90% जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं। पर यह जानने की आवश्यकता है कि यह नवम पंचम योग किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, इसका प्रभाव आपको कैसे मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी किसी विषय को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, जब भी कोई एक ऐसा प्रश्न जो आपके सम्मुख उपस्थित होता है, तो उस प्रश्न के जवाब हेतु आपके पास जो मुख्य सूत्र है वो ये कहता है कि आप जिस भाव से संबंधित प्रश्न है वो भाव, भावपति और भाव कारक को देखो। इसी सूत्र के आधार पर आप पूरी जन्म कुंडली या जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। नवम पंचम योग भी आपको किसी भी विषय को समझने के लिए या समझने में आपकी मदद करता है। जैसे जन्म कुंडली में चाहे एक दूसरे के शत्रु ग्रह ही क्यों न हों, एक दूसरे से जब नवम पंचम के संबंध में आते हैं तो यह संबंध शुभ फल प्रदायक बन जाता है। जैसे आप शनि और चंद्रमा के संबंध को लीजिए। जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध जब नवम पंचम योग का बनता है तो इस अवस्था में 7.5 के दौर में भी बेहद कम परेशानी या ना के बराबर परेशानी देखने को मिलती है। जन्म कुंडली में बाकी के किसी भी ग्रह को ले लीजिए। एक उदाहरण से समझिए, जब मैंने षडाष्टक योग की चर्चा की थी तो भाग्य भाव की चर्चा करके आपको बताया था कि भाग्यपति यदि देवगुरु से षडाष्टक योग में आ जाएं तो समझ लीजिए भाग्य का साथ कम मिलेगा। लेकिन यदि भाग्यपति जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग में आ जाएं तो समझ लीजिए भाग्य का अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होने लगेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव की चर्चा, चलिए जन्म कुंडली के पंचम भाव से इस विषय को मैं आपको समझाता हूं। चलिए, किसी ने आपके सम्मुख यदि प्रश्न किया संतान से संबंधित, तो संतान से संबंधित प्रश्न के लिए आप जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और पंचम के कारक देव गुरु बृहस्पति को देखेंगे। ये एक साधारण सूत्र हुआ। इसके आधार पर उस जातक के जीवन काल में उसके संतान, ज्ञान आदि सुख का आप विचार करेंगे। अब जरा सा इसी सूत्र को आगे बढ़ाइए और समझिए। अब इस भाव के विशेष विश्लेषण हेतु इस भाव से 5 घर आगे जाइए। तो पंचम भाव से 5 घर आगे कौन सा भाव आता है? तो जन्म कुंडली का नवम भाव। उससे और 5 घर आगे अर्थात पंचम भाव से 9 घर आगे जब जाएंगे तो लग्न आ जाता है। अब अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में शुभ ग्रह हो, लग्न में शुभ ग्रह हो, तो जन्म कुंडली का पंचम भाव बली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इस ये नवम पंचम योग का यहां से संबंध बन रहा है उन सभी भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं। आप किसी भी भाव को ले लीजिए, जैसे मैंने सब पंचम भाव की चर्चा की, ऐसी स्थिति किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो निसंदेह उसे संतान सुख प्राप्त होगा। अब वैसे ही भाग्य भाव को ले लीजिए, लाभ भाव को ले लीजिए। भाग्य भाव की यदि चर्चा करें तो भाग्य भाव किसी का भाग्य यदि साथ नहीं देता, किसी को अपने भाग्य के बारे में जानना है, मैं कितना भाग्यवान हूं, तो जातक कितना भाग्यवान है ये जानने के लिए हम कौन सा सूत्र आजमाएंगे? तो जन्म कुंडली का नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का कारक, ये मुख्य एक सूत्र होता है। इसी के आधार पर जन्म कुंडली में हर भाव का, हर प्रश्न का जवाब ढूंढना होता है। इसी तरह से विश्लेषण जन्म कुंडली का होता है। अब इसमें हम और आगे जब बढ़ते हैं तो किसी भाव की हम चर्चा कर रहे हो तो उस भाव में बैठे ग्रह, उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और साथ ही साथ भावपति पर पड़ने वाली दृष्टि, भाव की स्थिति कहीं वो पाप मध्यत्व में तो नहीं है, या भावपति कहीं पाप मध्यत्व में तो नहीं है, नीच
अस्त मृत अवस्था में है तो नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान रख करके हम किसी भाव की चर्चा करते हैं और उस भाव से संबंधित प्रभाव को जानते हैं। लेकिन हमेशा मुख्य सूत्र एक ही होता है, भाव भावपति भावकारक। लेकिन यदि किसी भाव की विशेष गहराई में हमें यदि जाना हो, जैसे जातक के भाग्य के बारे में हम और गहराई से जानना चाहते हैं, ये जातक कितना भाग्यवान होगा, तो हम 5 घर आगे जाएंगे, नवम पंचम का संबंध ढूंढेंगे, अर्थात लग्न में यदि शुभ ग्रह है तो जातक का भाग्य बली होगा, पंचम में यदि शुभ ग्रह है तो जातक का भाग्य भाव बली होगा। इसी तरह से आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव को उठा लीजिए, आप जन्म कुंडली के लाभ भाव को ही ले लीजिए कि कोई अगर जानना चाहता है कि मैं अपने जीवन काल में कितना धन अर्जित करूंगा, मेरे पास कितना धन होने वाला है, अभी इस सूत्र में एक और तथ्य उत्पन्न हो जाता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर किसी की जन्म कुंडली में भाव भावपति भावकारक तीनों बली हों, संभव है ये तीनों कमजोर हों। संभव है कि जन्म कुंडली में भाव भावपति भावकारक तीनों पीड़ित हों, तो सामान्यतया जो तथ्य बन करके निकल करके आता है वो यही है कि जिस भाव का भावपति भावकारक और भाव अगर पीड़ित हो तो उस भाव का सुख जातक को प्राप्त बहुत नगण्य या नहीं होता। लेकिन यदि भाव से पंचम में शुभ ग्रह नवम पंचम योग का संबंध बना रहे, भाव से 5 घर आगे या 9 घर आगे आपको शुभ ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, 5 घर आगे शुभ ग्रह, 9 घर आगे शुभ ग्रह, तब भी इस भाव के प्रभाव में अंतर आ जाएगा और जिस भाव की भी आप चर्चा कर रहे हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव जातक को मिलेगा। अब इसे थोड़ा और ध्यान से समझिए। प्रिय दर्शकों, नवम पंचम योग में शुभ ग्रह का ही होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यदि नवम पंचम योग में मान लिया जाए हम शनि से संबंधित कोई चर्चा कर रहे हैं, हम आयु से संबंधित कोई चर्चा कर रहे हैं, जन्म कुंडली में शनिदेव को आयु का कारक कहा गया है, तो शनिदेव तो पापक ग्रह हैं, लेकिन यदि इनसे 5 घर आगे और 9 घर आगे यदि कोई शुभ ग्रह बैठा पाया जाए तो फिर यह आयु में वृद्धि करने वाला माना जाएगा। भले पापक ग्रह की ही हम क्यों न चर्चा कर रहे हों, लेकिन नवम पंचम का संबंध हम शुभ ग्रह से ही देखेंगे। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव की आप चर्चा ले लें, आप अभी हम पंचम भाव की ही चर्चा प्रारंभ किए थे तो पंचम भाव से ले लेते हैं। अब मान लिया जाए कि पंचम भाव का भाव भावपति और भावकारक तीनों पीड़ित है, लेकिन नवम पंचम का जब हम संबंध गिन रहे हैं यानी कि नवम में और लग्न में शुभ ग्रह है तो जातक को कहीं ना कहीं संतति सुख प्राप्त होने वाला है। अब मान लिया जाए कि भाव भावपति भावकारक पीड़ित हैं, कमजोर अवस्था में हैं, अस्त हैं, मृत हैं, नीच हैं और नवम पंचम भाव अर्थात लग्न में और नवम में भी पाप ग्रह हैं, तो इस अवस्था में जातक को किसी भी तरह से संतति सुख हासिल नहीं होने वाला है, संतान का सुख ज्ञान का सुख उसे प्राप्त नहीं होगा। यही एक तथ्य और तर्क निकल करके आता है। अब जरा सा इसे थोड़ा अलग से समझिए। मान लिया जाए अब इतनी बुरी कुंडली भी कई बार नहीं मिलती है, कई बार मिलती है, नहीं भी मिलती है। अब मान लिया जाए किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन हम कर रहे हैं और जन्म कुंडली अध्ययन में हमने पाया कि भावपति भावकारक तो ठीक है, लेकिन नवम पंचम का जो संबंध हम देख रहे हैं उसमें पापग्रह में दोनों ही भाव में अर्थात लग्न में और नवम में पापग्रह मिल रहे हैं, तब क्या होगा? चूंकि भावपति भावकारक तीनों बली हैं, फलतः जातक को भाव संबंधित सुख तो मिलेगा। ध्यान से सुनिए और समझिए, भाव संबंधित सुख तो मिलेगा, लेकिन चूंकि नवम पंचम का जो संबंध है मूलतः भाग्य से है, प्रारब्ध से है, तो ये तीनों भावपति भावकारक बली होने के चलते जातक को भाव सुख तो मिला, लेकिन नवम पंचम का जो संबंध है यानी भाग्य का प्रारब्ध का जो संबंध है वो पीड़ित हो रहा है पापग्रह के चलते। अतः संभव है कि जातक को विशेष संघर्ष के बाद या तो वो चीज प्राप्त होगी, अब चलिए हम पंचम की ही बात कर रहे हैं, तो विशेष प्रयत्न के बाद संतति सुख प्राप्त हो, अथवा संतति सुख मिले पर उसका पूर्ण सुख न मिले, या तो संतति के साथ संबंध खराब हो या संतति पाकर के भी जातक संतान को खो दे या अन्य किसी और तरह की परेशानी। अब एक और तथ्य समझिए, नवम पंचम योग में ही मान लीजिए कि किसी एक भाव में भावपति भावकारक को हमने देखा, मान लिया जाए किसी एक भाव में जैसे नवम में पापग्रह है, लग्न में शुभ ग्रह है, अथवा नवम में शुभ ग्रह है और लग्न में पापग्रह है, तो हमें कहना है कि मिश्रित प्रभाव मिलेगा। अर्थात जातक को संतति सुख ज्ञान का सुख तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का उसको ज्ञान होना चाहिए, जितना ज्ञान उसको होना चाहिए उसमें कुछ कमी होगी। दोनों में पापग्रह है तो पर्याप्त कमी रहेगी, एक में पापग्रह एक में शुभ ग्रह तो थोड़ी कमी रहेगी लेकिन फिर भी ज्ञान मिलेगा, और दोनों में शुभ ग्रह तो जिस भाव की भी हम चर्चा कर रहे हैं उस भाव से संबंधित जो भी नवम पंचम। अच्छा, एक और बात जान लीजिए कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह
जब अपने भाव से षडाष्टक योग बनाता है तो अपने भाव के प्रभाव को क्षीण कर देता है। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह अपने भाव से, विशेषकर अपने मूल त्रिकोण राशि से, जब नवम पंचम योग का संबंध बनाता है तो अपने भाव को भी अत्यंत मजबूत करता है और खुद को भी मजबूत कर लेता है। और वैसे ही अपने मित्र राशि से या अपने कारक भाव से भी यदि ग्रह नवम पंचम, ये भी सूत्र ध्यान से रखिए। अब मान लिया जाए कि देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, पंचम के कारक हैं, सप्तम के कारक हैं, नवम के, एकादश के, दसम के कारक हैं, तो इन भावों के, एकादश के कारक हैं, तो इन भावों के वो जब कारक हैं तो इन भावों से भी यदि वो नवम पंचम का संबंध बनाते हैं तब भी जातक को जीवन काल में इन भावों से संबंधित सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा करता हूं नवम पंचम योग के संबंध में जो चर्चा मैंने आप सबके सम्मुख की, आप इसे अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, ज्ञान में रखेंगे और जब भी जन्म कुंडली का आप अध्ययन करेंगे इसे अवश्य ही लागू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।